हेलो एवरीवन। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों से मैं फैज़ सर का एक इंटरव्यू करना चाहती थी जो कि मैं कर पाई हूँ। इंटरव्यू थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन जो भी बातें मैंने सर के साथ डिस्कस की हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इंटरव्यू देखकर और जो भी बातें हमने मतलब सर के साथ डिस्कस की हैं वो उससे कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलेगी, कुछ आपका ज्ञान अवश्य बढ़ेगा। ऐसा कहते हैं ना कि किसी अच्छे गुरु के पास बैठ करके आप जो बातें सीख पाते हो वो शायद 10 किताबें पढ़ लो तो भी शायद आपको सीखने को ना मिले। तो यही इंटरव्यू लेने के बाद मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये जो इंटरव्यू है इसको देखकर कुछ ना कुछ आपके मतलब का या आप ज्ञान की बातें ज़रूर मिलेंगी। इंटरव्यू थोड़ा लंबा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरा देखने की कोशिश करिए। और क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत सी बातें छूट जाती हैं, तो इसलिए कोशिश करिए पूरा इंटरव्यू देखने की। क्योंकि जो हमारे ये सर हैं फैज़ सर, जब हम कोर्स कर रहे थे तब जितनी मेहनत हमारे साथ सर करते थे उतनी ही शायद वो बीएफए के स्टूडेंट्स के साथ करते रहे होंगे। उन्होंने हमारे साथ जो हम मतलब डेडिकेटेड जो 2 आवर्स का टाइम था, 2 घंटे का समय था, वो हमेशा मतलब हमारे साथ ही रहे। ऐसा नहीं कि हमें बिठा करके चले गए कि तुम लोग काम करो मैं अभी आता हूँ, ऐसा कभी नहीं किया। पूरे टाइम हमारे साथ क्लास में मौजूद रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं वो हमारी दूर करते रहे और हमें नई नई टेक्निक सिखाने की कोशिश की है। इसीलिए मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना हमने उनसे सीखा 1 साल के अंदर वो बहुत बहुत ज़्यादा था, जो कि आज भी मेरी लाइफ में मतलब मेरे करियर में मुझे बहुत काम आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु फैज़ सर के सामने बैठी हूँ और उनका इंटरव्यू ले रही हूँ उनके स्टूडियो में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इंटरव्यू शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं चाहूँगी सर थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताएं ताकि लोगों को पता लगे। हेलो एंड थैंक यू। मैं जहाँ तक मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम फैज़ है, शाहबुल फैज़, और मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, जिसको प्रयागराज इसका नाम है आज अब बदल कर। तो मेरी पैदाइश प्रयागराज की है और स्कूलिंग भी मेरी वहीं इलाहाबाद में ही हुई है। और उसके बाद स्कूलिंग करने के बाद मैं जामिया फ़ाइन आर्ट्स के लिए वहाँ से सीधे जामिया आए, क्योंकि उस ज़माने में जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, मुझे फ़ाइन आर्ट्स के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं था। तो ख़ास क्या मतलब फ़ाइन आर्ट्स कुछ उस हमारे स्कूल टाइम में कुछ भी नहीं था। बस आर्ट्स थी, फ़ाइन आर्ट्स से कुछ नहीं था। तो क्योंकि हमारे कुछ दोस्त जामिया में आ चुके थे 10th के बाद, तो उनको इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ फ़ाइन आर्ट्स भी कोई चीज़ है। तो 12 मेरी उनसे मुलाकात होती थी। तो 12 जब हो गया तो मैं उनसे किसी अपने एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो उसने बताया कि फ़ाइन आर्ट्स यहाँ पर होता है, तुम वो कर लो। मैंने अपने पेरेंट्स से बताया, अपनी मदर से, तो मदर ने कहा कि ठीक है, अगर है ऐसा तो एक बार ट्राई करते हैं। तो बड़ी एक्सीडेंटली उस ज़माने में तो फ़ोन कम होते थे, तो लेटर होता था। मेरे दोस्त ने एक लेटर लिख के भेज दिया कि आ जाओ, और इत्तेफाक है कि जिस दिन लेटर मिला उसके 2 दिन के बाद लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। तो मैं उसी दिन ट्रेन पकड़कर और यहाँ आ गया, और आके मैंने फॉर्म भरा दिया। उसने मेरे दोस्त ने मिलकर, उसका नाम दानिश है, तो उसने मेरा फॉर्म भरवा दिया हेल्प करके, और मैं फॉर्म भर दिया। और उसके बाद फिर मैं घर चला गया। फिर मैं भूल गया कि यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर उसने मुझे कॉल करके बताया। खैर एंट्रेंस टेस्ट के दिन मैं आ गया किसी तरह से यहाँ पे, और एंट्रेंस टेस्ट दिया। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हो गया
पेंटिंग, BFA पेंटिंग में। हम्म, अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि फाइन आर्ट्स मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी, एक नई दुनिया थी यहाँ पे। और जैसे सारे बच्चों में होता है वैसे मेरे अंदर भी था। शुरू में सच तो ये था कि मेरा कोई ख़ास इसमें इंटरेस्ट नहीं था, बस एडमिशन हो गया। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं यहाँ इस माहौल में आया तो मुझे यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे थे, एक नई दुनिया दिखाई थी। यहाँ पे कोई स्कल्पचर कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है। तो धीरे धीरे मेरे माइंड, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड था जहाँ आर्ट का कुछ था नहीं वहाँ पे, तो एक अलग असर पड़ा। और साल एंड होते होते एक नए इंसान की तरह मैंने अपने आप को पाया। तो और उसके बाद फिर एक लोगों को देखते हुए, अपने सीनियर्स को देखते हुए कि ये काम कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी बहुत, क्योंकि मेरा जो स्केचिंग है और जो पेंटिंग है ये ऐसा नहीं था कि जो फाइन आर्ट के लेवल के ऊपर उस वक़्त जा पा रहा था। तो फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी और स्केचिंग टीचर्स करवाते थे, तो वो मैं रात भर कई 12 बजे 1 बजे तक स्टेशंस पे, रेलवे स्टेशन पे, पुरानी दिल्ली के और नई दिल्ली के, और अलग अलग कैरेक्टर्स होते थे। पुरानी दिल्ली स्टेशन पे अलग कैरेक्टर्स होते थे, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे अलग कैरेक्टर मिलते थे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की स्केचिंग क्योंकि स्केचिंग जो है वो एक सोल है एक्चुअली। स्केचिंग जब तक फाइन आर्ट में अगर आपको रहना है या उसमें अपने कैरियर बनाना है, तो स्केचिंग तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ये इतना रिगरस प्रैक्टिस मांगता है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना आपको चाहिए। दूसरी चीज़ इसकी एक और शर्त ये होती है कि इस रियाज को अगर आप कभी भी छोड़ देते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए भी, तो आपका वो डाउन हो जाता है, वो कैप्चर करने का जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है। तो खैर, तो इस तरह से चलता रहा सिलसिला, और ये काम करते रहे, सीखते रहे, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा BFA भी 4 साल में कंप्लीट हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब BFA हो गया तो अब क्या करें। तो क्योंकि उस वक्त भी हमारा ये था नहीं कि क्या एक्चुअली होगा। अब इस एज लेवल में बहुत पता नहीं सबका, मुझे ऐसा लगता है अब खुद का, कि अभी भी मैं रेडी नहीं था कि मैं कैरियर पूरी तरह से मेरा इसमें बन जाएगा। क्योंकि फिर भी मुझे लगता था कि मेरा काम को और रिक्वायरमेंट है, और टाइम जितना करने के बाद भी वो क्वालिटी मेरी समझ में अभी भी नहीं थी जो मुझे होना चाहिए। एनीवे, मैंने 4th ईयर में फिर ब्रेक के बाद खूब फिर प्रैक्टिस करी और फिर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करी, और लकीली फिर मेरा इंटरेस्ट MFA में एडमिशन हो गया। और उस वक्त जो है हमारे यहाँ टोटल 8 सीट हुआ करती थी पूरे चारों डिसिप्लिन में। यहाँ पे जो 4 डिसिप्लिन होते थे, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट और आर्ट एजुकेशन में 8 सीट हुआ करती थी। तो टोटल मिला के 8 ही हुआ करती थी ऑलमोस्ट, क्योंकि फैकल्टी नहीं थी, वो डिपार्टमेंट होता था ये हम लोग का ही। तो फिर वो उसमें हमको भी लकीली चांस मिल गया और हमारा भी एडमिशन हो गया। और फिर उसके बाद उस एडमिशन के बाद तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब पता नहीं कितना काम करना चाहिए मुझे, और मैं दिन रात काम करता रहा। और मैंने बहुत सारा काम किया अपने तरह से, बहुत सारा कोशिश किया, और इतना काम किया कि जब मैं फाइनल ईयर में आया तो फिर मैं उस वक्त गोल्ड मेडलिस्ट रहा अपने डिपार्टमेंट, इस पूरे डिपार्टमेंट का, क्योंकि उसमें एक कंबाइंड रिजल्ट होता था चारों डिपार्टमेंट का। अब तो सब डिपार्टमेंट का अलग अलग है, तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग गोल्ड मेडलिस्ट होता है। हमारा जो था वो पूरा डिपार्टमेंट का था, तो उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। तो उसके बाद जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो उस वक्त हमारे एक टीचर हुआ करते थे, हमारे बहुत अच्छे टीचर थे वो, तो वो रिटायर हो गए थे। तो रिटायर हो गए थे, तो शायद अब ये भी लक की बात है कि टीचर की रिटायर जगह खाली हो गई। तो उस वक्त के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने मुझे एक लेटर देके और मुझे यहाँ पे कहा कि अब आप पढ़ाना शुरू कीजिए। और फिर मुझे तो मेरे लिए तो एक अजीब सी फीलिंग थी कि अब मैं यहाँ एक स्टाफ बन गया। और तो खैर
बहुत खुशी हुई मुझे भी, मेरे घर वालों को भी, और सभी दोस्तों को, और सभी को काफ़ी खुश रहे। हाँ, तो फिर मैंने उसके बाद फिर अपना साथ साथ अपने आप को, क्योंकि वो तो एक सीख, एक एकेडमिक तरीके से मैंने सीखा, लेकिन अब हमें एक चैलेंज था हमारे सामने कि हमें अपने स्टूडेंट्स, जो अब टीचर बनने के बाद अपने स्टूडेंट के 20 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, सबको उस लेवल पे जाके उनकी बात को समझाना है। उसके बाद फिर मैंने हर एक मीडियम में काम करना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास स्टूडियो नहीं था यहाँ पे, मैं तो गेस्ट टीचर था। तो फिर मैं घर पे भी करता रहा और सभी मीडियम में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता रहा। और वैसे सर आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? मेरे देखिए, मैं मीडियम में मेरे लिए ऐसे है जैसे माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं। हाँ जी। तो मैं हर एक मीडियम को पसंद करता हूँ, मैं हर एक मीडियम में काम करता हूँ। हाँ जी, और हाँ। पेस्टल हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे एक्रेलिक हो, और चाहे ऑयल कलर हो। अगर हाँ मेरे जी। स्टूडियो में देखेंगे आपको हर एक चीज़ दिखाई देगी, और मैं रिगरस प्रैक्टिस करता हूँ। तो और उससे मुझे हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, और हर दिन अपने स्टूडेंट के साथ मैं उसी तरह से शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनको जो सीखने के लिए यहाँ आए हाँ तो जी। वो फिर वो सीख के जाए। कई बार मैं बहुत नाराज़ भी होता हूँ स्टूडेंट के लिए, वो टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ जी। और शायद हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट नाराज़ समझ ना पाते हो। मेरा इंटेंशन ये होता है कि जो वो काम करने के लिए आए हैं, हाँ तो जी। वो हर एक चीज़ सीखें, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जितना टाइम आपको यहाँ मिलता है हाँ जी। वो सीखने के लिए बहुत कम होता हाँ जी। है। नहीं, हाँ, ये तो हमने महसूस किया, आपके साथ 1 साल गुजारा है, तो उसमें जितना आपसे सीखने को मिला है वाकई में उसकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी, और हमेशा मानती हूँ इस बात को, इसीलिए आपको गुरु मानती हूँ। तो दरअसल गुरु का तो खैर देखिए, ये तो गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे इस देश की बहुत पुरानी है, और अगर आप सदियों पीछे जाएं तो गुरु का तो असली काम था कि अपने शिष्य को ऐसा इतना सख्त बना दे कि अब काम है भी जनरली, हाँ जी। कि वो ऐसा बना दे कि वो उससे भी आगे निकल जाए। हाँ और जी। ये तो गुरु शिष्य का होता ही है कि वो उससे अपने शिष्य को हमेशा आगे निकालने की कोशिश करने से उसकी भी काबिलियत में, उसकी भी सोच, उसके काम में भी निखार आता है। हाँ जी। क्योंकि वो कंपटीशन अपने आप से कंटिन्यूअस करता रहे। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सिखा सकूँ, और उनके आइडियाज़ को और अच्छे से, जो उनकी सोच है, जो उनके सवाल है, हाँ जी। उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको एड्रेस बता कर सकूँ और वो सीख सकें। हाँ जी। लेकिन हाँ, उसमें टाइम का की रिक्वायरमेंट, अपना टाइम लगाने की बहुत ज़रूर। अहम चीज़ है। और जो स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं उनको देखकर आपको कैसा महसूस होता है? और जाहिर है कि ये तो हर एक टीचर का एक सपना होता है हाँ जी। कि उसका स्टूडेंट उससे आगे जाएगा, तो उससे उसकी पहचान बनती है। हाँ और जी। आर्ट फील्ड के अंदर तो आप देखेंगे तमाम कितने इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे सिनेमा हो, वो हर एक इंस्टीट्यूट से कितने बड़े बड़े वो लोग निकल के गए। वो उनकी क्वालिटी को इन्हांस करने में, बढ़ाने में, उनकी पहचान में, वो बैकग्राउंड, वो जगह, वो टीचर, वो लोग, वो सब का कंट्रीब्यूशन दरअसल होता है। हाँ जी। वो सिर्फ उसका अपना नहीं होता। और हर एक ऐसे जो लोग बहुत आगे पहुंचते हैं, तो वो इस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, और उससे उनका जो अंदर की क्वालिटी है वो और अच्छी झलकती है, कि आज स्टैंडर्ड पे पहुंचने के बाद भी हर एक चीज़ को आप ड्यू रिगार्ड्स देते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल क्या हमेशा से होता है कि कभी कभी बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं किसी भी फील्ड में, लेकिन पेरेंट्स का दबाव रहता है कि नहीं ये नहीं करना, इसको करना है, तो बहुत से बच्चे अपनी इच्छाओं को मार के पेरेंट्स की सुन करके उस फील्ड में चले जाते हैं। शायद वो अपनी फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, लेकिन दूसरी फील्ड में भी कर पाते हैं, लेकिन उतना अच्छा मेरे हिसाब से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर का जो बच्चा है या स्टूडेंट है वो कुछ और करना चाहता था, उसको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर लिया। तो आप ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये पेरेंट्स
मैं अपनी से शुरू करूँगा कि मैं भी मेरे भी बेटा है। हाँ जी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चे की बात को सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए और उसको सही और गलत क्या है उस पर फोकस करना चाहिए। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सही भी बोल रहा होता है लेकिन माँ बाप उसको जबरदस्ती अपनी आइडिया थोप रहे होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो दब जाती है, हल्का पड़ जाता है। ऊपर वाले ने हर एक इंसान को जब वो भेजता है तो उसके दिमाग दे के भेजता है। हाँ जी। तो वो अगर वो ब्रश उसको सही से प्रैक्टिस करता है तो उसका सोच बढ़ता ही है। तो अगर हम ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अपना आइडिया थोपेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमारा आइडिया हो जाएगा। हाँ जी। तो जैसे कि हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स में है कि हम अपने आइडिया स्टूडेंट पे नहीं डालते हैं, हम उसके आइडिया को ब्रश अप करते हैं। हाँ जी। तो ताकि उसकी अपनी पहचान पहचान। इसी तरह से माँ बाप को भी चाहिए कि उनकी जो पहचान बन चुकी है, हाँ जी। उनकी पहचान से उनके बच्चों की पहचान ना बने, वो उसकी अपनी एक पहचान बने। तो उसके लिए उनको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना चाहिए कि उसकी भी साथ में चीज़ों को सुने। हो सकता है कई बार बच्चे गलत ही बोलते थे। हाँ जी। तो उस गलत को समझना चाहिए, तो एक ठंडे दिमाग से, एक टाइम लगा के थोड़ा, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने से उसका जो अच्छा चीज़ है, उसकी अच्छी पार्ट जो आ सकती थी वो कहीं दब जाती है, फिर वो ना इधर का होता है ना उधर का। हाँ जी। तो थोड़ा पेरेंट्स अब आज के ज़माने में क्या पहले और आज के ज़माने में भी जो है, पहले लोगों के ज़्यादा बच्चे होते थे तो वो बिज़ी हो जाते थे बच्चों में। अब जो है वो पेरेंट्स खुद बिज़ी इतने ज़्यादा हो गए कि बच्चों को नहीं देते। तो ये टाइम का तो देखिए वो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी जनरेशन सुधारनी है तो उसको एक अच्छा इंसान बनाना है तो उसके लिए आपको अपना टाइम काटना पड़ेगा। एज ए पेरेंट, जैसे आप अपने बच्चे के लिए सब सामान लाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वैसे टाइम स्पेयर करना भी एक हिस्सा है। अदरवाइज ये सिर्फ उसको चीज़ें मुहैया करा के चीज़ें देकर और अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते। आपको क्योंकि आपने अपना पार्ट जी लिया है, अब आपको बच्चे को टाइम देना होगा ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। और जितना अच्छा सिटीजन बनेगा उतना कंट्री का नाम होगा, आपका नाम होगा और वो सेटिस्फैक्शन स्प्रेड होगा। वो फ्रेगरेंस जो महक है, खुशबू, वो तमाम सोसाइटी में फैलेगी। ये बात तो खैर सही है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आर्ट फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स का ऐसा प्रेशर है कि नहीं आपको साइंस पढ़ना है या डॉक्टर बनना है। तो ये प्रेशर मैंने भी महसूस किया है और मैं जानती हूँ कि उसका खामियाजा मैंने भी भुगता है और कितना नुकसान पहुँचा सकता है एक बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। और अच्छा सर, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या वो हैं, कहना चाहिए कि संभावनाएं हैं, क्या क्या किस फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, पहले का जो सोचने का तरीका था आर्ट को लेकर, हमारे देश में, यूरोप में तो देखिए पहले काफ़ी एडवांस था आर्ट, आज भी वो और हाई लेवल पे जा चुका है आर्ट स्पेशली। बाकी सब्जेक्ट की तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट, लेकिन आर्ट इतना ज़रूरी है। और सबसे क्वालिटी है कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आर्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, आर्ट ही ऐसा सब्जेक्ट है जो ऊपर वाले ने ऑलमोस्ट हर किसी के दिमाग में डाल दिया है। अब आर्ट से सिर्फ ये कि आर्ट खाली ड्राइंग करने का नहीं है, आर्ट अपने आप चीज़ों को अप्रिशिएट करने का भी है ना, एस्थेटिक सेंस डेवलप करने का भी है। क्या अच्छा है, क्या कलर स्कीम है, क्या फॉर्म कैसा दिख रहा है, इंस्पायर हो रहा है, कैसे आपको ड्रेस सेंस होना चाहिए, है ना। तो ये सारी एबिलिटी हर किसी के अंदर होती है। अब रही विजुअल फॉर्म में ले आने की, तो ये भी अगर स्कूल लेवल पे अगर आप सर्वे करने जाएंगे, वहाँ मैक्सिमम लोग जो है वो फॉर्म को बना ही लेते हैं, बनाते हैं और इंटरेस्ट लेके बनाते हैं। और नर्सरी टू 5 जो है अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्लास के अगर बच्चे होंगे तो 50 बच्चों में से 40 तो आप बना ही लेंगे, 10 ही वो खराब होंगे, अगर आपने देखा होगा। लेकिन क्या है कि इंडिया में अभी भी एक्सेप्टेंस तो आर्ट की बड़ी है, लेकिन अभी भी
उसको एक्सेप्टेंस उसको सेकेंडरी चीज़ हाँ में जी। देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई स्कोप नहीं है। हाँ जी। जो पुराने पेरेंट्स हैं, लेकिन नए पेरेंट्स अब अवेयर बहुत हो चुके हैं। नए पेरेंट्स तो अब अपने बच्चों को पूरी मुझे अब मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो खैर मैं देख रहा हूँ 10-15 साल से कि बच्चों को माँ बाप उनको कोचिंग कराते हैं, ले जाके आर्ट की कोचिंग्स खुल गई हैं हाँ काफ़ी, जी, हाँ जी। जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं। और कई बार वो एक बार 2 बार एक बार नहीं होता तो 2 बार, फिर दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, और वो उसमें करके प्रैक्टिस करके इंट्रेंस टेस्ट के लिए आते हैं। अब जो पहले का ज़माना था, या जो जब मैं एज अ स्टूडेंट आया, तो उस वक्त कोचिंग कुछ भी नहीं थी, कुछ इधर उधर मिल गया, किसी ने बनाया नहीं बनाया, तो यानी एक कोचिंग का एक सोसाइटी में ये भी एक्सेप्टेंस आ गया कि कोचिंग ट्रेनिंग करा के इंट्रेंस कराएंगे। हाँ जी। ये तो हो गई इंट्रेंस आने की बात। उसके बाद यहाँ से जो हमारे आउटपुट निकलते हैं, उनके आउटपुट की बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो जाके काम कर सकते हैं, डिस्पाइट एग्जीबिशंस और टीचिंग। हाँ जी। जो जैसे अब आजकल तो टेलीविज़न का ज़माना है, टेलीविज़न है, और ये विजुअल ये आपके सिनेमा है, इसमें इतना ज़्यादा काम है आर्टिस्ट का कि उनको कोई भी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे यहाँ पास आउट होने, कई बार तो उनके पास जो है इतने ऑफ़र आते हैं कि वो कॉलेज टाइम में भी उनको, अगर वो कॉलेज छोड़ दे तो शायद उनके पास काम हो, जैसा अगर स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा होता है। इलस्ट्रेशन का काम है, एनिमेशन का काम है ना, ये सारा इतना डिमांड हो गया है एनिमेशन का और ये इलस्ट्रेशन का, और ख़ुद एग्जीबिशन का तो जो इंटरेस्ट लोगों में आर्ट वर्क में बढ़ा है, वो बहुत बढ़ गया है। तो हर एक सिनेमा, हर सीरियल में आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट जब हमारे यहाँ से निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, वो स्टेज पे काम होता है, तो हर एक जगह है काम करने। लेकिन जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस अगर वो नहीं करेगा तो हर सब्जेक्ट का ये एक किसी भी सब्जेक्ट में अगर जाएगा वो, अगर वो सिंसियरली नहीं करता है, तो फिर वो उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत क्वालिटी का नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही फाइन आर्ट, ऐसे देखिए सिनेमा में एनएसजी है, वहाँ से बड़े बड़े स्टार निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ वही 5 ही लोग पढ़ के निकलते हैं जो आज सुपर स्टार बन गए। वहाँ पे रोज हर साल हज़ारों निकलते हैं। हाँ जी। तो उसी तरह से आर्ट का भी है, उसी तरह साइंस का भी, उसी तरह से बाकी और जो सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसा आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे इसमें, उतने ये सारी ओपनिंग्स आपको ज़रूर वहाँ मिलती है, जिससे आप बहुत ग्रो करते हैं। हाँ जी। सर, जैसे ये इसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, जैसे अप्लाइड आर्ट है, आर्ट ऑफ एजुकेशन है, स्कल्पचर आ गया, आपका पेंटिंग आ गया, इसके अलावा भी कोई और फील्ड? इसके नहीं, प्रैक्टिसिंग में तो यही 4 हैं। एक प्रिंट मेकिंग भी है, हाँ जी, कहते हैं अच्छा, ग्राफिक हाँ। आर्ट, तो ये भी एक प्रिंट मेकिंग में भी काफ़ी काम है इसमें। इसमें भी लोग वही चीज़ है, बस मीडियम थोड़ा चेंज आता है। हाँ जी। प्रेस के थ्रू या प्रिंट लेते हैं इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी ड्राइंग अलग अलग सरफेस के ऊपर काम करते हैं, तो एक ये भी हमारा एरिया है काम फाइन आर्ट का। तो सब हर एक इन सब चीज़ भी मार्केट में काफ़ी इसको करने के बाद इसकी भी डिमांड बहुत है, और लोग इसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन में जाते हैं, और फिर उसके बाद तो फिर ये तो कलेक्शन में जाते ही हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया, बाकी एरिया है ही है उस आर्टिस्ट को, वो वहाँ अपनी लाइवलीहुड चला के अपने आर्ट वर्क को कंटिन्यू रखता है, इसमें और ग्रो करता रहता है साथ। अच्छा सर, स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से करें वो? एंट्रेंस के लिए देखिए, मैंने बताया कि स्केचिंग तो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। जो स्केचिंग करता है वो ही आगे सर्वाइव कर सकता है। उसमें लाइफ स्टडी पे ज़्यादा, उसके अंदर आप वो स्केचिंग करने जाइए, नेचर में कहीं भी बैठ जाइए, बस स्टॉप है या रेलवे स्टेशन है, या घर के अंदर रह के भी करना है, तो आपके पास आपके घर वाले ही आपके मॉडल होते हैं। हाँ जी। तो जिसको उनको आप स्केच कीजिए। अगर आपको बाहर निकलने में कोई भी परेशानी है, कोई भी टाइम नहीं है, या आपको मूवमेंट में लग रहा है नहीं हो पाएगा, जा नहीं पाएंगे, तो घर में ही
बहुत कुछ है करने के लिए। अपने पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म बताइए मत, उनका स्केच करते रहिए चुपचाप। और वो भी नहीं बैठ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स की रखे रहते इतने सारे। हाँ जी। मतलब कहने का है स्केचिंग आपको ऑब्जर्वेशन स्किल बताती है, सिखाती है, कंट्रोल करती है, और आपकी ग्रिप जो है वो कोई भी आप चीज़ ऑब्जर्व करते हैं उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आपकी जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आपका पेंसिल और आपका हाथ आपकी कंट्रोल में होगा। तो जो रिगरस प्रैक्टिस से आपका आईज, आपका हाथ और आपकी पेंसिल कोऑर्डिनेट जब करेगी तीनों, तो जो फॉर्म आप देखना चाहते हैं वो आप अपने पेपर पे अपने उतार सकते हैं। जब आपके तीनों चीज में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप बनाएंगे कुछ, देखेंगे कुछ और बनेगा कुछ। सर आपने मुझे बताया था शायद 2005 में आपने जामिया में वॉल पे भी पेंटिंग की थी। हाँ तो ऐसा हुआ कि 2005 में एक यहाँ पे जामिया में ही मेन कैंपस में हाँ जी एक वॉल था। तो उस वक्त के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर मशहूर हसन। हाँ जी। तो मशहूर हसन साहब ने जो है उस वक्त के डीन जो थे उनसे कहा होगा म्यूरल के लिए या जो भी, तो उस वक्त के डीन ने मुझे इसको करने के लिए कहा। तो फिर मैं वॉल देखा, काफ़ी 30 फीट हाइट थी उस वॉल की और कोई 10 to 12 फीट इसकी विड्थ थी। तो उस पर मैंने फिर जामिया को उन्होंने कहा जामिया का एनवायरनमेंट इसमें आपको बनाना है। तो फिर मैंने बहुत सारे लेआउट्स बनाए और लेआउट्स बनाकर मैंने उनको दिखाया। फिर उनमें से एक लेआउट उन्होंने पास किया और उसके बाद फिर मैंने उसमें काम शुरू किया। उसका भी अपना एक्सपीरियंस था बहुत। हाँ जी, आप बता रहे थे कि आप गिर गए थे उस पर। वो तब तो इतना चीज़ें फैसिलिटी नहीं थी। तो मैंने लकड़ी के पहाड़ बनवाए जैसे जो लेबर बनाते हैं। तो उसका भी एक छोटा सा किस्सा है उसमें कि एक दिन मैं ऊपर पेंटिंग कर रहा था और तो एक मेरे को जानने वाला आया, किसी ने मेरे पास भेजा कि वहाँ चले जाइए, वो वहाँ पे सर है उनसे मिल लीजिएगा। मैं ऊपर काम कर रहा था तो वो आया, वो मुझे नीचे देख रहा था। तो मैंने उससे पूछा भी क्या बात है, तो वो उसने कहा कुछ नहीं कह के चला गया। और फिर जाके उनसे कहा कि भाई वहाँ तो लेबर पुताई कर रहा है ऊपर और अब तो उसको मुझे भेजा था। एनीवे खैर मतलब ये कह रहा हूँ कि वो उस वक्त भी मतलब 2005 की बात है कि मतलब कि यहाँ दिल्ली में भी ऐसे भी लोग थे कि जिनको वो एक आर्ट वर्क भी एक पुताई सा लग रहा था। एनीवे तो खैर काम करते अच्छा बहुत काम हुआ। उसकी इमेज है मेरे पास, मैं अगर आपको दिखाऊंगा। तो एक बार मेरा पैर भी उसमें उतरते में ट्विस्ट हो गया। फिर मैं लेकिन मुझे डेडलाइन दी थी वाइस चांसलर ने कि इसके इनॉग्रेशन के टाइम में। तो फिर मैं सीढ़ी लगा के और प्लास्टर लगा के उस पहाड़ पे बैठ के और मैंने उसको कंप्लीट किया इस तरह से, ताकि और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने काम के साथ जब तक डेडिकेशन नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ तो इंसान के साथ जुड़ी ही है। अगर आप इसके साथ छोड़ देंगे तो फिर आपका वो काम कभी कंप्लीट नहीं होगा जिसको हो जाना चाहिए टाइम पे। हाँ जी। तो मैंने ये सोच के उस काम को किया और वो उसी चोट में और वो काम भी कंप्लीट हुआ और काफ़ी सालों तक रहा वहाँ पे। और अब तो शायद वो बिल्डिंग टूट गई है। हाँ। तो जब वो टूट रही थी आपको क्या महसूस हो रहा था? हाँ, तकलीफ तो बहुत हुई मुझे, लेकिन क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते थे, क्या कर सकते थे, वो टूट गई। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि वो तो टूट गई। हाँ जी। फिर ऐसा हुआ कि 2012 में एक वाइस चांसलर यहाँ पे आए तो तलत अहमद साहब। तो उस ज़माने में यहाँ मेट्रो स्टेशन, यहाँ जामिया फाइन आर्ट्स के बाहर जो है वो मेट्रो स्टेशन बना। तो उनसे बात हुई होगी जो भी है। तो इत्तेफाक से फिर मेरे पास ये आया कि मुझे ही ये मिला कि आप यहाँ पे म्यूरल बनाए, जामिया का एक रिफ्लेक्शन उसके अंदर आए पूरा जामिया। तो फिर मैंने नए सिरे से नया आर्ट वर्क तैयार किया
और पूरा आर्ट वर्क मैंने यहाँ पे किया। आप मेट्रो स्टेशन पे ये अभी भी है, हाँ जी। उसको आप अभी भी देख सकते हैं। और एक खूबसूरत म्यूरल तैयार हुआ उसको 2012 में। हाँ जी। काफ़ी कवरेज रही उसकी, बहुत अच्छा था वो। न्यूज़पेपर्स वगैरह में हाँ, भी उसका काफ़ी उसका कवरेज बहुत अच्छा हुआ। और वो आप देखेंगे तो आपको चलेगा वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से वो लौट के फिर से आ गया। बहुत अच्छी बात है सर। अभी आपने जो अभी जो काम कर रहे हैं ये सूफीज़्म पे आपका काम हो रहा है जो इसमें मेरे ख्याल से हर पेंटिंग एक अपने आप में एक क्या क्या कहेंगे उसको, शेर कहेंगे या उस पर आधारित है। तो और आपकी इसमें से सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? एक्चुअली ये भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि मैं ऐसे काम मेरे जीवन में आया, पता नहीं कैसे आया। इनमें पहले मैं तो इंडियन क्लासिकल फॉर्म पेंट किया करता था। हाँ जी। और मैंने बहुत डांस फॉर्म, सारे इंडियन डांस फॉर्म कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ऐसे करके डांस फॉर्म के को पेंट किया करता था। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे टाइम एज आर्टिस्ट का होता है, हर एक आर्टिस्ट का होता है, वो किसी भी तरह का होगा, एक चेंज आता है उसके काम में। वो मेरे काम में भी चेंज आया धीरे धीरे। कोई 10 साल उसके 2005 में आकर मुझे एक स्टूडियो मिला यहाँ डिपार्टमेंट में। छोटा सा स्टूडियो था। हाँ जी। तो अब उसके पहले मेरे पास स्टूडियो नहीं था, मैं अपने घर पे ही अपने पेंट करता था। तो यहाँ मिला तो फिर मैं सोचा कि अब मैं यहाँ बैठने की जगह मिल गई तो मैंने काम क्या करूँ। और छोटा स्टूडियो था इसलिए मैंने कहा इसमें क्या कर सकते हैं। तो मुझे ध्यान आया पेस्टल का। हाँ जी। तो मैंने पेस्टल शुरू किया और छोटे छोटे पेस्टल शुरू किए। फिर उसमें पेस्टल में इतना काम इम्प्रोवाइज होता चला गया कि मैंने बहुत सैकड़ों पेस्टल के काम किए। तो फिर मैं एकदम नेचर में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नेचर में लैंडस्केप करने लग गया। हाँ जी। और करते 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 वो सिलसिला चल पड़ा। और वो 2005 से और 2020 तक, जब तक कोरोना नहीं आया था, तब तक मैं कंटिन्यूस हर मीडियम में, वाटर कलर में, ऑयल में, एक्रिलिक में लैंडस्केप करता रहा, वो करता रहा। उसके बाद जब कोरोना आया तो इसमें तो दुनिया ही बदली, हर इंसान बदल गया और हर की सोच बदल गई। हाँ जी। मेरे दिमाग में भी ऐसी चीज़ें घूमती रही। तो उस दौरान क्योंकि घर पे ज़्यादा होते थे तो कुछ टाइम गुजारने के लिए पेंटिंग करते थे। तो ऐसे ही एक बार अमीर खुसरो की किताब मेरे जहन में आ गई, रखी हुई थी। तो मैं उसे पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मुझे, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये इमेज जो है मेरे दिमाग में आ रही है। वो शेर, वो उनके जो शेर थे। फिर मैंने गालिब भी पढ़े उसके साथ में, फिर मैंने मीरा भी पढ़ा। उस वक्त जितना भी हमारे पास था वो पढ़ता रहा मैं ऐसे लोगों को। और कुछ बहादुर शाह जफर के भी पढ़े, कुछ रहीम के पढ़े, कुछ कबीर के पढ़े। तो ये पढ़ता रहा, तब तक ड्राइंग नहीं की थी। तो मुझे गालिब का एक शेर जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था उस वक्त, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता खुदा होता, और डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये उस कोरोना का बड़ा ही मतलब जुड़ रहा था उस दौर में। तो मैंने उस पर एक पेंटिंग बनाई और छोटी पेंटिंग बनाई। तो वो बड़ा काफ़ी लोगों को दिखाया मैंने। उस ज़माने में तो ऑनलाइन ऐसा चल रहा था, कहीं भी भेज दो, किसी को भेज दो। तो मैंने बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। हालांकि फिर बाद में उसको मेरा एक कज़न है तो उसने उसको पसंद किया। अपने वो सिनेमा, हिंदी सिनेमा मूवीज़ है उससे जुड़ा हुआ है। तो फिर उसने उसको किसी को गिफ्ट करना था तो उसने वो मुझसे ले लिया। तो वो तो चला गया वो आर्ट वर्क। लेकिन उसके बाद भी मेरे जो अंदर वो एक पूरा घुमाव सा आ गया। और फिर मैंने बहुत सारा काम शुरू कर दिया। इसमें 3-4 ऐसे वर्क किए, जैसे जिसमें अमीर खुसरो का एक था, खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी वागी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो मैंने एक ये पेंटिंग बनाई।
ये जो आपके सामने ये रखी हुई है ना। फिर ये एक बनाई मैंने यहाँ पे। उसके बाद फिर भी मीरा का एक बहुत पॉपुलर वो है पोइट्री है, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। उसकी भी एक पेंटिंग है, वो यहाँ रखी हुई है इसके अभी इस पे, क्योंकि आगे मैं और काम कर रहा हूँ। और ऐसे मीरा के एक और है, वो पेंटिंग रखी हुई है, उसका मैं पूरा पोएम ने वो भी मीरा के ऊपर ही मैंने बनाई है। फिर उसके बाद भी ये मिर्ज़ा गालिब, और फिर ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये हमारी एक पेंटिंग है, ये भी अमीर खुसरो की है। न नींद नैना न अंग कहना, न आप आए न भेजे पतिया, ये उनकी बहुत फेमस पोएम है, तो क्या एक हिस्सा है। तो इसमें ये सारा मैंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, और इसको ग्रैंड बनाने, इस शेर इतना ग्रैंड है। उस दौर के वो पोएट्स की थॉट, उनकी फिलॉसफी इतनी बड़ी होती थी कि हम उसकी सोच तक शायद नहीं पहुंच सकते, या पहुंच भी रहे हो तो उस मायने में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे मुझे नहीं पता। अब फिर भी अपनी तरफ से मैं उस शेर को इस पेंटिंग में एक ग्रैंड लुक देना चाहता था, तो मैंने बहुत इसमें डिटेल्स करी, वेरिएशन रखी, और पेंटिंग को एक बड़ा हवेली नुमा स्ट्रक्चर ये बनाकर उस शेर को बड़ा करने की कोशिश करी। तो ऐसे है, और अभी भी काम चल रहा है हमारा इस पे, ये भी है। तो इस तरह से ये चीज़ आई, और अब ये मेरे साथ फ़िलहाल चल रही है। देखिए ये कब तक ये इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा, वाटर कलर में भी मैंने देखिए इसमें इसी शेर को, एक गालिब का ये भी शेर है, शेर का इसका ध्यान नहीं आ रहा है, ये उस मीडियम में भी मैंने कहा मैं आपको दिखा था, ये वाटर कलर में भी है, एक्रिलिक में भी है, और पीछे देखिए वो है, ये ऑयल में है, ये है ये मैंने गालिब का एक मशहूर शेर है, हर एक बात कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो ये शेर को अभी इस पर थोड़ा सा काम रह गया है, तो ये भी मैं एक काम ये भी चल रहा है। इसमें सर जो उर्दू में लिखा हुआ है वो शेर, हाँ ये शेर है, गालिब का वही शेर है। अच्छा, जो मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है, तो ये इस तरह से ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। ये भी एक्रिलिक में, यही वाली मीराबाई के ऊपर, मीरा की जो इधर है राइट में, जिसमें वो अच्छा हाँ ये वाली, और वो मीरा की वो है वो ये वाली, ये जो चिड़िया डिपिक्ट कुछ हाँ ये भी मीरा का ही दोहा है, मुझे पूरे याद नहीं आ रहा है, पीछे लिख दिया मैंने। अच्छा, उसको उसी के साथ है ये। और ये सर ये वाला पेंटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में। ये हालांकि इसमें ये तो कलर्स, हाँ ये दरअसल ये पेंटिंग मेरी नहीं, ये मुझे किसी स्टूडेंट ने मेरी पैलेट के कलर निकाल के चिपका दिए। ओह ये जो कैनवस है, हाँ जी, हाँ उसने क्या किया, मेरी पैलेट लिया गया, जैसे पैलेट रखा है, हाँ। और ले जाके उसने कहा कि मैं आपके कलर से आप कैनवस पर लगाना चाहते हैं, तो उसने मेरे सारे इसमें से निकाल कर इसमें चिपका दिया। लेकिन इसका इम्प्रेशन इतना खूबसूरत बन गया। सही बात है, काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ ये स्ट्रोक्स हैं सारे, वो जमे हुए जो कलर होते हैं एक्रिलिक के, वो है। ये असल में सूख चुके थे पहले ही, ऐसे इस तरह से। अच्छा, ये देख रहे हो आप, हाँ। इसने सारा ये साफ कर दिया, साफ हो गई थी प्लेट। ओके, ये कैसे छुड़ाया होगा? निकाल ले, तो प्लास्टिक होता है ना, अब निकालिए निकल जाएगा। हाँ जी, ये तुम काम करते रहे लेयर बन जाता है। हाँ जी। एक्रिलिक है ये। अच्छा। सर वैसे एक्रिलिक में और ऑयल पेंट जब आप करते हैं तो आपको कौन सा मीडियम ज़्यादा अच्छा लगता है करने में काम? करने में तो क्या है कि एक्रिलिक थोड़ा फास्ट हो जाता है, हाँ जी, है ना, और ऑयल थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग ऑयल पेंट ही रहता है ऐसा? हाँ, कुछ मतलब कि वो उसकी लाइफ थोड़ी, जैसे कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि एक्रिलिक में क्या है, टेम्परेचर का एक इशू है।
हाँ जी, हाँ अगर जी। टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, अगर धूप पे रख देंगे नहीं तो फिर वो ख़राब हो सकती है। और कोई भी पेंटिंग को खैर, तो आपका टेम्परेचर रूम का और डैम्पनेस से बचाना होता है और दीमक से बचाना होता है, तो फिर आप कोई भी आर्ट वर्क को ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। और फिर क्वालिटी भी अलग अलग मटेरियल की होती है जो उसको उसके अंदर रिचनेस लाती है, और एप्लीकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, हाँ जी। कलर का एप्लीकेशन, कितना लेयर लगा रहे हैं आप, कलर आप अगर ये कर रहे हैं तो ऑयल कर रहे हैं जैसे, तो उसका उसमें आप कितना कलर लगा रहे हैं, कितना थिन कलर लगा रहे हैं, और ड्राई होने के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। और अगर आप मैच्योर कैनवस से अच्छा नहीं है और कलर की एप्लीकेशन में गड़बड़ी है, तो ये सारी एक्चुअली वो मटेरियल मेथड जो है वो मेथड मटेरियल है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो उसका प्रोसीजर रहेगा, तो उसको फॉलो करके अगर ही आप अच्छे से ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। ऐसे ही एक्रेलिक है, अगर मीडियम में अगर आप लेते हैं तो थोड़ी शाइनिंग आ जाती है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। कैनवस को प्रिपेयर होना अच्छा चाहिए, कैनवस अच्छा चाहिए, तो एक्चुअली मटेरियल बहुत मटेरियल की क्वालिटी पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है जी, ताकि वो अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक रह सके। हाँ जी। क्योंकि जो भी आप आइडिया ला रहे हैं, आप बहुत मेहनत करके ला रहे हैं, है ना। अगर आप अपना ओरिजिनल ला रहे हैं तो, हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज तो इधर उधर से ला रहे हैं तो फिर तो वो आपके अंदर वो दर्द नहीं होगा उसका, आप सोचेंगे बचाएं अपने काम। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे बिगनर है उसके लिए क्वालिटी कितना मैटर करती है? उसको स्टार्टिंग से ही क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए या शुरुआत थोड़ी हल्की क्वालिटी से भी कर सकते हैं? जाहिर है कि अब शुरू में सीखने के लिए तो आप जो कम चीप हो थोड़े मटेरियल उसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी सीखना है। हाँ जी। और लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं अपनी चीज़ को संभाल के रखें। तो फिर अब वो पे क्या होता है कि आपको दरअसल इस फील्ड में आने के लिए आपको सब बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रिगरस ये तो एकदम आपका एक ध्यान होता है जो मतलब आप एक तरह योग में होते हैं, एक तरह मतलब फोकस होते हैं, और वहाँ पे और चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, तब प्योर आर्ट आपके अंदर आएगा। हाँ जी, अगर आप हर चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो कमर्शियल हो जाता है। तो आर्ट का तो सीधे एक रूहानी रिश्ता होता है। हाँ जी। तो उसके लिए आपको अपने आप को बहुत सारी चीज़ से बचाना होगा, बचाना पड़ता है। हाँ जी। तो आप एक अच्छा सा प्योरिटी ला सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज तो दुनिया तो चल रही है, सब कुछ दिख रहा है। मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि जैसे कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है चीज़ों का, तो उसमें आर्ट का सोल जो है, मतलब जो उसकी आत्मा कहना चाहिए, वो उतनी दिखाई नहीं पड़ती, मर जाती है एक तरह से जब आदमी पैसे के पीछे भागने लगता है। तो आपके हिसाब से इंसान को किस हद तक ही पैसे के पीछे भागना चाहिए? मेरे हिसाब से जहाँ तक ज़रूरतें पूरी हो जाए, क्योंकि ज़रूरतों का कोई एंड नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि आपकी 10 पेंटिंग बिक गई, तो आप ये मत समझिए कि 10 पेंटिंग बेच ली है, अब हमें बहुत हो गई। लेकिन हो सकता है जो 20 पेंटिंग भी किसी की बिक रही हो या 100 पेंटिंग भी किसी की बिक रही हो। इसी तरह से लाइफ में कुछ भी आपको अचीवमेंट है कि आपका लगता है कि आपने इतना सर्टेन चीज़ अचीव कर ली, तो उसके बाद आपसे ज़्यादा किसी और ने अचीव कर रखी, तो अब हम उससे कंपटीशन करते हैं जब तो क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। आपने अपनी मेहनत से जो कमाया, जो अचीव किया, उसको उसमें खुश होने की कोशिश करनी चाहिए इंसान, और उसको अगर बढ़ाना है तो उसी लगन से बढ़ाना, ना कि किसी और लालच में बढ़ाना। हाँ जी, लोगों की भीड़ में भागना। तो ज़रूरत का कोई एंड नहीं है। आप कभी भी ऐसा मन बना हुआ है कि तो सब हर इंसान का है, उसके कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों की लक भी होती है कि वो जो भी काम करते हैं बढ़ते जाते हैं, तो उससे उनके उस लक से आपको जलना नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। वो उसके साथ है वो। हाँ जी। और हम जहाँ पे हैं, हो सकता है हमारे जो हम काम करते हैं उसमें हमें सेटिस्फैक्शन हो रहा हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो जहाँ आपको लगता है आप सेटिस्फाइड हैं, वो आपके लिए बेस्ट चीज़ है, बेस्ट लेवल है। अच्छा सर, मैंने सुना था कि आपने जो जामिया मेट्रो स्टेशन के लिए काम किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उसके लिए आपने कुछ चार्ज नहीं किया था। हाँ, वो तो जाहिर है कि
मैंने उसको जामिया, क्योंकि जामिया में मैं पढ़ा, जामिया में मैंने ग्रो किया अपनी, जो कुछ मैं सोचता हूँ इस लेवल पे आके इतने साल गुजारे, तो जामिया ने ज़ाहिर है इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़ा कैनवस दिया मुझे। तो मैं भी समझता हूँ कि मेरी भी कोई जिम्मेदारी है कि मैं जामिया के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है काम करने के लिए। मैं बेस्ट से बेस्ट क्या चीज़ कर सकता हूँ एज एन प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, तो एज अ स्टाफ मेंबर भी। तो मुझे लगा कि ये मौका था, तो मैंने इस पर काम किया, जो बेस्ट है वो किया, वो बाकी वहाँ पे लेकिन अब मैंने उसका अपने लिए कोई पैसे नहीं, वो मटेरियल के पैसे थे। वो मटेरियल के पैसे हमने ज़रूर उन्होंने दिए, मेट्रो वालों ने। और हमारे साथ 2-4 बच्चे थे जो हमने देखने के उनको लगा रखे थे, और कुछ टोकन मनी उनको भी उन्होंने दिए। मैंने अपने लिए उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए, किया कि ये मेरे तरफ से रहेगा। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है सर, वरना इसके लिए लोग अच्छा खासा चार्ज करते हैं। हाँ, फिर वही मैंने कहा, सेटिस्फैक्शन अगर आपको है, सेटिस्फाइड है अपने आप से, तो आपको फिर कुछ भी नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती लाइफ में। अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके लिए दुनिया की दौलत भी कम है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वैसे खैर एक छोटा सा सवाल है कि आपके बेटे इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि मैं अभी तो खैर वो छोटा है, तो अभी मैं उसको, हाँ, अभी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन तो आपको काम करते देख के उसका ड्राइंग तो अच्छा है। और जब शायद मैं जब इतना बड़ा था, तो मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर है उस लेवल पे जाकर। और लेकिन अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको देख के काम करता है, मतलब वो मुझे देख के कभी कभी काम करता भी है, कभी कभी ऐसी एज तो बच्चों की ऐसी होती है कि वो खेलते खेलते कुछ फैंटेसी में रहते हैं बच्चे, तो उनको कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं भी अच्छा लगता होगा। लेकिन बस ये कि अभी तो बच्चों को तो थोड़ा सा फ्रीडम रहना चाहिए, और विद क्लोज उनकी व्हाट्सएप, ताकि वो सही डायरेक्शन में बढ़े। हाँ जी, अभी उसमें मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि उनके ये इंटरेस्ट होगा आगे चल के या नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, होगा तो ठीक है, नहीं तो जहाँ भी जो अच्छा करना चाहे। सही बात है। हमारा सर बैच याद है आपको? हमारे बैच के स्टूडेंट्स, बैच क्या होता है टीचर के, तो लाइफ में ऐसा होता है कि स्टूडेंट आते हैं बहुत सारे। हाँ जी, हाँ, तो जो कंटिन्यूस मिलते रहते हैं, तो उनसे बातचीत होती रहती है। कई बार लोगों की इतनी शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि वो मुलाकात भी नहीं हो पाती। तो और आपसे तो आना जाना आपका यहाँ बना रहा, तो पूरे तो मुझे याद नहीं होंगे। बहुत अच्छा वक्त गुजरा था हमारा जामिया के अंदर, बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया हमें, बीच बीच में एंजॉय भी खूब किया। और आपका जो आपने जिस तरह से हम लोगों को सिखाया है, वो तो खैर काबिले तारीफ़ है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकती। की भी देखिए जो पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लेता है। हाँ जी, हाँ जी, जब तक सीखने की चाहत नहीं होगी, सिखाने वाला तो कुछ भी नहीं कर सकता, स्पेशली फाइन आर्ट्स में। हाँ जी, कितना भी कोशिश कर ले वो नहीं होगा। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो कहीं से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख लेते हैं। तो ज़िंदगी ऐसी होती है चीज़ें। हाँ जी, ये बात तो है। और कुछ सर कहना चाहेंगे अगर एज ए आर्टिस्ट और एज ए जो आम जनता है उनसे आर्ट के प्रति? हाँ, आर्ट का तो कहना क्या चाहूँगा, मैं तो जैसे पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ऐसा मैं फील करता हूँ कि पहले और अब के मुकाबले में परसेंटेज जो है वो बढ़ गया है आर्ट को अप्रिशिएट करने का लोग। हाँ जी, और मेरे खुद के बचपन में तो मैं नहीं समझता मेरे किसी भी जानने वाले को आर्ट के बारे में कुछ पता था। वो ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती किसी को, है ना। वो आपका अंदर जो एस्थेटिक्स है
वो आपके अंदर जो खूबसूरती खुद के अंदर जो इनर फीलिंग होती है वो ही कैच करती है किसी भी चीज़ को। तो वो आप खुद जब अप्रिशिएट करते हैं किसी भी आर्ट वर्क को, तो तभी वो आर्ट वर्क जो है वो आपको फैसिनेट करता है। अदरवाइज आपकी किसी भी मास्टर्स की पेंटिंग रखी हो, अगर आपको आप पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए वो कुछ वैल्यू नहीं है। अदरवाइज और नहीं तो अगर आप में इंटरेस्ट है तो वो फिर आप वहाँ रुकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, उस आर्टिस्ट के ब्रेन में जाने की कोशिश करते हैं, क्या सोचा होगा उसने, क्या बनाया होगा। तो अच्छा है कि ये परसेंटेज बढ़ रहा है, और आई होप कि नियर फ्यूचर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी कायम हो सक जाए कि जहाँ से फाइन आर्ट्स के ही डिसिप्लिन कंपोनेंट आने वाले टाइम में आए, ताकि सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश रह सकें और एंजॉय कर सकें। यूँ तो आर्टिस्ट के लिए उसकी हर पेंटिंग एक मानस पुत्र या मानस पुत्री होती है, लेकिन फिर भी एक कोई ना कोई एक पेंटिंग ऐसी होती है या कोई काम ऐसा होता है जो कि उसके दिल के बहुत करीब होता है, जिसको हम मास्टरपीस कहते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका कोई ऐसा मास्टरपीस जो आपके लिए बहुत अजीज़ हो, बहुत आपके दिल के करीब हो? मास्टरपीस से तो मैं ये दरअसल मास्टरपीस का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल वो देखने वाले की नज़र में होता है। बनाने वाले के जो काम कर रहा होता है उसके लिए हर एक काम उसके लिए मास्टरपीस है। तो ऐसा नहीं है कि मोनालिसा बनाया लेनार्डो ने तो वो उसके बाद कोई पेंटिंग ही उसकी अच्छी नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। उससे भी स्टैंडर्ड का बहुत काम किया, लेकिन दुनिया की नज़र में मास्टरपीस मोनालिसा है। हाँ जी। और उससे कहीं खूबसूरत काम, कहीं मतलब स्ट्रेंथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इंटेंस आर्ट वर्क है, एक्सप्रेशंस है, बहुत सारे काम लेनार्डो ने किया। और उसके तरह तमाम बहुत से आर्टिस्ट आए पहले के और बाद में कर रहे हैं, करेंगे। हर एक आर्ट वर्क दरअसल अगर वो आप जब पेंटिंग बन जाती है, जहाँ तक मेरा समझना है, वो कोई भी आर्टिस्ट अपने किसी आर्ट वर्क को अपने पास रखता नहीं है, क्योंकि उसका नज़रिया होता है, ज़्यादातर सोच होती है कि वो लोगों में जाए, लोग उसको अप्रिशिएट करें, तो लोग उसको मास्टरपीस बना देते हैं। वैसे बहुत सारे आर्टिस्ट का काम है। तो एनीवे लेकिन अगर हम अपनी पसंद की बात करते हैं कि हमें कौन सा पीरियड अपने काम का पसंद है, तो उसमें मुझे लगता है कि मैंने हर एक टाइम पीरियड को एंजॉय किया। जब मैं डांस फॉर्म करता था तो उस वक्त मुझे मिनीचर्स करता था डांस फॉर्म में, बहुत छोटे छोटे, तो मुझे उसका कंट्रोल अच्छा लगता था। मैं उसको देना नहीं चाहता था किसी को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी पेंटिंग मेरी बिक गई, छोटी छोटी, बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से। जब मैंने किया, अनफॉर्चुनेटली मैं बोल रहा हूँ, मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या या फॉर्चुनेटली, खुशी से भी नहीं करता, कई बार रखना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके मन में, जैसे मैंने कहा कि वो आर्टिस्ट अपने काम को शेयर करना चाहता है, शेयर करने से उसकी पहचान भी बढ़ती है, तो वो रख नहीं सकता, वो बचा के भी रखता नहीं है अपने पास। हाँ जी। शायद वही काम उसकी किसी भी स्टूडियो में आप जाएंगे तो वो काम उसका जो बहुत कई साल तक रखा था, फिर उसको लगाता है एग्जीबिशन में, वो सेल होकर चली जाती, बहुत सारा ऐसा होता है। तो ऐसे वो मुझे वो मिनीचर काम बहुत पसंद आता था अब तक, अगर मुझे देखें। और उसके बाद फिर जिसको मैं अपने पास रखा था मैंने बहुत टाइम तक, तो उसके बाद फिर ये जो मेरा फेस आया लैंडस्केप का, इसमें भी मुझे कुछ काम बहुत खूबसूरत लगे, और वो थोड़े शायद मैंने बचाए, कुछ पेस्टल रखे होंगे, और बाकी तो चले गए। अभी इस वक्त में मुझे लगता है कि अब मैं अपनी ये जो काम कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने हर एक कॉर्नर को वो टच दूँ कि जिसमें लगे कि हाँ, इसकी हर एक जगह कुछ कहना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं उसको देखने वाले कैसे अप्रिशिएट करते हैं, ये तो टाइम बताएगा। और मुझे इस वक्त अगर देखते हैं तो मुझे इस वक्त ये एक आउटपुट लग रहा है कि इसमें मैंने काफ़ी चीज़ के बारे में सोचा, बहुत सोच रहा हूँ, मतलब कि
हर एक जगह मैं सोच रहा हूँ, ड्रेप है तो ड्रेस है तो फॉर्म है तो हर एक कलर्स को हाँ repetition है, जी, इसमें background मतलब है। पुराना घर का या पुराने हाँ, महल। उस शेर की पुराने होने की कहानी मैं हाँ इसके जी, अंदर लाना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस तरह से बनाऊँ इसको। हाँ, कि कई वो बार जो शेर, हाँ पुराने टाइम का चिराग और हाँ पुराने टाइम की हाँ, चीज़ें कालीन। ये वो हर चीज़ में मैंने कोशिश की है कि कोई भी चीज़ का ऐसे छोड़ा ना जाए। ये मैंने स्टैंड जो बनाया उसकी भी डिटेल करी है और उसके ऊपर रखा उसकी भी डिटेल करी है, उसके नीचे भी जाके उसकी डिटेल करने की कोशिश करी है। तो ये एक कोशिश होती है एक आर्टिस्ट की कि वो जो भी काम करे कि उसमें बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करे। तो बाकी तो फिर देखने वाले appreciation पे depend, देखने वाले उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा सर, हाँ एक चीज़ और, जैसे एक कोई भी एक पेंटिंग है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए आपके हिसाब से जो उसको एक अच्छी पेंटिंग का दर्जा देते हैं? देखिए पेंटिंग, हर एक पेंटिंग में कुछ एलिमेंट्स, सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो शुरू से लेकर आज तक चले आ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सबसे पहले तो एक स्पेस क्या है, फिर उसमें कैसे फॉर्म आ रहे हैं, फिर उसमें टेक्सचर्स क्या है, फिर उसमें टोन्स क्या क्या लगा रहे हैं, फिर उसके बाद उसका बैलेंस कैसे कर रहे हैं, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज़ है ना, फिर उसका फोकल पॉइंट जो भी आप बनाना चाहते हैं वो फोकस है या नहीं है। आईज जो है वो आपकी पेंटिंग के अंदर सर्कुलेट फॉर्म ऐसे प्लेस होने चाहिए कि वो उसके अंदर ही आप देखने वाले को बांध सकें। तो ये सारी चीज़ें भी पर्सपेक्टिव उसके अंदर कैसा वो लेयर्स में आप अंदर ले आ रहे हैं। जो पेंटिंग जो देखने आ रहा है वो आपकी पेंटिंग के अंदर आना चाहिए। और तो उसको लाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, इन सब चीज़ को जो मैंने बताया आपको बैलेंस होना चाहिए और कलर का प्लेसमेंट होना चाहिए, कलर की शेयरिंग्स होना चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए, अलग अलग टेक्सचर को कैसे प्लेस करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का एक कॉम्पोनेंट मिलाकर एक पेंटिंग तैयार होती है। तो वो हर एक, अब आप गौर करेंगे तो हर एक, जब से ये कैनवस पेंटिंग शुरू हुआ तब से अगर आप तक देखेंगे जो विद इन फ्रेम आ जाता है ना, प्रिमिटिव एक जाते हैं गुफाओं पेंटिंग करने का, वो तो अलग अलग तरीका है। जो फ्रेम में आ गया वो तब से ये सारे एलिमेंट्स ये हमेशा रहते हैं आर्टिस्ट के, फिगरेटिव हो नॉन फिगरेटिव हो, कुछ भी काम हो, हर जगह इसका ये कंपोनेंट ऐड होते हैं तो ही वो एक पेंटिंग तैयार होती है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें। और सर कलर्स स्कीम सोचते समय किन बातों कलर पर? स्कीम के बारे में, कलर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेंटिंग है, पेंट है, इसके अंदर कलर स्कीम को पहले बैलेंस करें। वार्म कलर को कूल कलर क्या बैलेंस है, वार्म कलर की पेंटिंग है तो वार्म कलर का कौन सा बड़ा एरिया होगा, आप उसको बैलेंस छोटे एरिया से कैसे करना है ना, उसके रिपीटेशन कैसे होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखना होता है। फॉर्म होता है, फॉर्म के बड़े छोटे करके कर सकते हैं और भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं उसके अंदर कि आगे कैसा दिख रहा है, पीछे वाला विजिबल है कि नहीं, आगे की डिटेल ज़्यादा है, पीछे की कम है ना, डल है, पर्सपेक्टिव में कितना कैसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ये सारे एलिमेंट जब का इन्वॉल्वमेंट होता है तो एक अच्छी एक्सप्रेसिव पेंटिंग तैयार होती है। और सर कलर व्हील के बारे में नॉलेज होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। कलर का रिलेशन, कलर का कॉम्प्लीमेंट्री और जो कलर्स हैं उनका क्या रोल है, कैसे उसको मिलाना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या ऐसे कलर लेके अगर आप पहले से आपके माइंड में कलर ये आपको होना चाहिए कि आपका ये कलर है, अब आपके अंदर हमको ये कलर वार्म कलर की पेंटिंग है तो पूरी कलर ही अगर हम मिक्स कर देंगे सारे के सारे तो उसके अंदर क्या फोकल पॉइंट ही खो जाएगा। तो कैसे बैलेंस करें, क्या वार्म कलर के कूल के साथ पेयर कर सकते हैं या वार्म कलर की फैमिली के साथ वार्म कलर की पेंटिंग बना सकते हैं, है ना, कूल कलर की पेंटिंग के साथ कूल कलर की फैमिली बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मैटर करती है। जैसे अभी इस पेंटिंग में अगर हम देखते हैं तो इस पूरे पेंटिंग को मैंने डार्क पेंटिंग पीछे बैकग्राउंड में रखा, कहीं जहाँ रखना है, और अब इसका फेस मैंने ऐसे किया है, इसको इधर देखने वाले की नज़र पहले इस पेंटिंग में इसके फेस पे जाएगी, फिर उसका डायरेक्शन पे जाएगी। तो उस डायरेक्शन को मैंने लाके सब तरफ डार्क करके यहाँ पे लाइट रख दिया ताकि जो वहाँ से जब नज़र जाए तो सीधे वहाँ जाए।
हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे जो ब्राइट कलर्स में इसके अंदर भी ब्राइटनेस ढूंढने की कोशिश की हमने कि कैसे वो कलर, तो एक एक ये घूमता है, फिर ये आके यहाँ फिर खत्म कर दिया इसको, ताकि ये अब देखने के नजरिए ये इसके अंदर अगर यहाँ ब्राइट कलर लगाते हैं तो यहाँ से फिर बाहर जाएगा, तो कहने का मतलब ये इसके अंदर ही घूमती रहे नजर और एक्सप्लोर करते रहे नई नई चीज कहाँ क्या कलर क्यों है कैसे। तो ये कलर का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा सर, आर्टिस्ट जो हैं वो ब्लैक कलर जो पैलेट में आता है उसको यूज़ नहीं करते, अपना खुद का ब्लैक कलर बनाते हैं। हाँ, ब्लैक ऐसा- थोड़ा सा डार्क है, हाँ ब्लैक जी, कुछ नहीं, डार्क है। हाँ जी, हाँ जी। डार्क कलर के कलर को बनाने से लेयर्स तैयार हो जाता है, तो ब्लैक अगर ऐसे लगाते हैं तो एकदम हार्ड हो जाता है सफेद, हाँ जी, हाँ और जी। ब्लैक डार्क टोन बनाने से तो हमको वहाँ पे बहुत से कलर्स का रिफ्लेक्शन दिखता है। एटलीस्ट सब कुछ लाइट से है, लाइट हटा दी तो फिर वो सब डार्क हो गया, लाइट आ गई तो वेरिएशन टोन्स के आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सब इधर एलिमेंट्स होते हैं, इधर उधर का रिफ्लेक्शन मिला के आ जाता है। तो इसलिए वो ब्लैक कलर को यूज कम अच्छा, करते हैं। अच्छा। हाँ, अगर कंपोजिशन में रिक्वायरमेंट होती है कई बार हाँ, तो लोग अपनी जो कंपोजिशन के अंदर ब्लैक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा कोई Hard ये and रूल fast नहीं है rule कि ब्लैक लगेगा ही नहीं। ओके। बहुत सारे इतनी मास्टर पेंटर्स गुजरे हैं, हाँ आपने जी। रजा की पेंटिंग हाँ देखी जी, है, हाँ उसमें तो जी। पूरा पूरा ग्रे ब्लैक भरा पड़ा हुआ है ना। उन्होंने बहुत कंट्रास्ट यूज़ हाँ, किए हैं, रेड ऐसे एंड बहुत ब्लैक। सारे मॉडर्न पेंटर्स हैं जिन्होंने जो है फॉर्म में ब्लैक को पूरा किया है। बहुत बहुत सारे हैं, मतलब कि हम अब नाम नहीं लगेंगे तो बहुत होगा। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक यूज नहीं है, ब्लैक अच्छा। फैसिनेट भी करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जहाँ तक अभी टोन में आते हैं, जब ह्यूमन फिगर में आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा भी ब्लैक कलर की, यहाँ डार्क कलर यूज होता है। जैसे बालों में लगाने हैं, हाँ आई जी। बॉल लगाने हैं तो वो डार्क टोन्स बना लेते हैं उसको। तो उस कलर को बनाने, पोर्ट्रेट में स्पेशली। हाँ जी, उस कलर को बनाने के लिए क्या क्या कलर्स मिक्स? वो अब देखिए, ग्रीन कलर है, क्रिम्सन है, पर्शियन ब्लू है ना, पूरा ब्राउन कर्टेन ले सकते हैं, है ना, अंबर ले सकते हैं। वो कितना इंटेंस कलर, वो डार्क टोन चाहिए आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे कलर मिला के लोग तैयार करते हैं अपने ब्लैक, अपने डार्क टोन की रिक्वायरमेंट। हाँ जी, जैसे फेस में भी है तो उसमें ब्राउनिश ज़्यादा। फेस में तो डार्क कम करना, ग्रीन वगैरह से यूज होता है। अच्छा। बालों में अगर पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो बालों में डार्क टोन, आई बॉल में, आई ब्रोज में, है ना, इन सब जगह पे वो डार्कर टोन इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रेसेस में कहीं अगर रिक्वायरमेंट है तो उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और जो भी जानकारी सर ने दी है बहुत ही वैल्यूएबल है, और मेरे लिए तो है ही, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी रही होगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।